अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये विटामिन के है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, ये फाइलोक्विनोन है। फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन दोस्तों, ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम है। अगला नंबर है, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये हीमोग्लोबिन के द्वारा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। और हीमोग्लोबिन दोस्तों ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाती है। ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। सभी अंगों तक पहुंचाती है ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है हीमोग्लोबिन। अगला नंबर है, इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इनका आपको सही आंसर देना है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन जो कि दोस्तों एपी कल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन यानी मछली पालन जो कि पीसी कल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन जो कि सेरी कल्चर कहलाता है। छिपकली का अध्ययन सिल्वी कल्चर नहीं है दोस्तों, ये इनका सही आंसर होगा। सिल्वी कल्चर है दोस्तों जो कि वन के संरक्षण, वन के संरक्षण व संवर्धन, व संवर्धन, वन के संरक्षण व संवर्धन का जो अध्ययन है दोस्तों ये सिल्वी कल्चर कहलाता है। और छिपकली का जो अध्ययन है दोस्तों ये सोलोलॉजी कहलाता है। सोलोलॉजी कहलाता है। अगला नंबर है, जेली फिश किस संघ का उदाहरण है? तो इनका आपको सही आंसर देना है। जेली फिश किस संघ का उदाहरण है? इनका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, संघ जो कि सिलेंटेट्रा, सिलेंटेट्रा संघ का उदाहरण दोस्तों जेली फिश है। अगला नंबर है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये नागपुर है। नागपुर शहर में दोस्तों 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह आयोजित किया गया था। और इन्हें जो आयोजित किया था दोस्तों ये कछेंदी लाल जैन, कछेंदी लाल जैन थे दोस्तों, जिन्होंने नागपुर में झंडा सत्याग्रह आयोजित किया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों किसने आयोजित किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों विनोबा भावे, विनोबा भावे ने आयोजित किया था। अगला नंबर है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्यों क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया जाता है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन किस अनुसूची में किया जाता है? इनका जो सही आंसर होगा ये चौथी अनुसूची में किया जाता है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान में भाग 4 का कब शामिल किया गया? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये 1976 होगा। 1976 में भाग 4A यानी का शामिल किया गया। और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया जो कि 1976 में हुआ था। इस समय जो इन्हें जो शामिल किया था ये इंदिरा गांधी ने शामिल किया था। इंदिरा गांधी ने शामिल किया था। और ये जो शामिल किए गए थे ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत शामिल किए गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत इन्हें शामिल किए गए थे। अगला नंबर है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी व इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इनका उल्लेख है। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति में निहित होती है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 53 के तहत दोस्तों संघ का कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला नंबर है, किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन से संशोधन के तहत मतदान करने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष उम्र कर दिया गया मतदान करने के लिए। और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम है दोस्तों, ये दिल्ली को दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया था। राष्ट्रीय राजधानी घोषित हुआ था 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। अगला नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय के निर्णय से संबंधित है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 262 है। अगला नंबर है, बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया। तो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा करने के लिए आर्टिकल है दोस्तों, ये 352 आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और ये दोस्तों 3 बार लगा है। एक जो लगा है 1962 में, एक बार जो लगा है ये 1971 में, और एक बार जो ये लगा है राष्ट्रीय आपातकाल ये 1975 में लगा है। 1962 में जो लगा था दोस्तों, ये भारत और चीन युद्ध के समय लगा था। भारत और चीन युद्ध में लगा था। चीन ने दोस्तों भारत पे आक्रमण किया था। और दूसरा 1971 का जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था दोस्तों, तो ये भारत और पाकिस्तान युद्ध में लगा था दोस्तों। और पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया था। और 1975 में जो आपातकाल लगा था दोस्तों, ये आंतरिक अशांति के लिए लगा था। आंतरिक अशांति के लिए आपातकाल लगाया गया था 1975 में। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, बाह्य आक्रमण के आधार पर, तो इनका ये 2 हो जाएगा। अगला नंबर है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। तो इनका आपको सही आंसर देना है। राष्ट्रपति शासन का जो आर्टिकल है दोस्तों, ये आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। ये सर्वप्रथम जो लगा था दोस्तों, ये पंजाब राज्य में लगा था। और सबसे ज़्यादा जो लगा है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश और मणिपुर में दोस्तों सबसे ज़्यादा बार लगा है। और ये दोस्तों 10 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। और सबसे सर्वाधिक समय यानी सबसे ज़्यादा समय तक जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में लगा है। अगला नंबर है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति हैं दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति होता है। और इनके लिए जो आर्टिकल है दोस्तों, ये 63 है। और इनका जो चुनाव है दोस्तों, ये कौन करता है। तो इनका जो सही आंसर होगा, ये लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य दोस्तों इनका चुनाव करते हैं। अगला नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है। इनका मतलब है दोस्तों, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है, धार्मिक उपासना पर रोक लगाता है। कौन सा आर्टिकल है। तो इनका जो सही आर्टिकल है दोस्तों, इनका जो सही आंसर है, ये अनुच्छेद 28 है। अनुच्छेद 28 जो कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना पर रोक लगाता है। अगला नंबर है, ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इनका आपको सही आंसर देना है। ग्रीन मिशन का संबंध किससे है। तो इनका जो सही आंसर होगा, ये टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से ग्रीन मिशन का संबंध है।
अगला नंबर है लिंग असमानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया। इनका आपको सही आंसर देना है GII यानी दोस्तों जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स, लिंग असमानता सूचकांक। इनमें इनको जो है दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट में कब शामिल किया गया, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये 1910 में शामिल किया गया। और लिंग असमानता सूचकांक का जो रिपोर्ट है दोस्तों ये UNDP लागू करता है, जारी करता है, UNDP जारी करता है। अगला नंबर है प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था। तो इनका आपको सही आंसर देना है प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था। तो इनका जो सही आंसर होगा ये हेरोल्ड डोबल मॉडल पे आधारित था। अगला नंबर है निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पे मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है। इनका आपको सही आंसर देना है बृहद स्तर पे मौद्रिक नीति का जो प्रयोग है दोस्तों ये खुले बाजार की प्रक्रिया के लिए किया जाता है, ये इनका सही आंसर है। और मौद्रिक नीति दोस्तों इन्हें RBI जारी करता है, RBI जारी करता है। और ये दोस्तों प्रत्येक 2 महीने पे दोस्तों इन्हें जारी करता है। अगला नंबर है नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नाबार्ड का गठन 1982 ईस्वी में हुआ था, तो ये दोस्तों सही है। 1982 ईस्वी दोस्तों मुंबई में इनकी स्थापना दोस्तों शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। शिवरमन समिति के सिफारिश पे दोस्तों मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। अगला नंबर है नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। नाबार्ड है दोस्तों जो कि कृषि तथा दोस्तों ग्रामीण को भी दोस्तों ये ऋण प्रदान करता है। तो इनका जो सही होगा दोस्तों ये ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 सत्य है। अगला नंबर है GAAR जनरल एंटी ओबेडेंडस रूल के संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये कराधान प्रणाली से है, GAAR का संबंध। अगला नंबर है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। इनका आपको सही आंसर देना है। मिश्रित खेती है दोस्तों जो कि कृषि और कृषि के साथ दोस्तों पशुपालन भी शामिल है। तो इनके जो सही आंसर होगा दोस्तों ये पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती जो कि दोस्तों मिश्रित खेती कहलाती है। अगला नंबर है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो इनका आपको सही आंसर देना है। 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये 78.89% है, ये इनका सही आंसर होगा। अगला नंबर है इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है इजराइल के साथ कौन सीमा साझा करता है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये दोस्तों इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इनका आपको सही आंसर देना है। डोडा बेटा चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। डोडा बेटा चोटी जो है दोस्तों इनकी जो ऊंचाई है दोस्तों ये 2637 मीटर है दोस्तों। और ये दोस्तों सेकेंड हाईएस्ट चोटी है दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे सेकेंड हाईएस्ट चोटी है दक्षिण भारत की। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों 2637 मीटर है दोस्तों जो कि डोडा बेटा है। और जो फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों ये 2695 मीटर है दोस्तों, ये फर्स्ट है।
और ये जो चोटी है ये सबसे हाईएस्ट चोटी है दोस्तों दक्षिण भारत की। और ये है दोस्तों, ये इनका नाम दोस्तों अन्नामुड़ी है दोस्तों। इनकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। और डोडा बेटा जो चोटी है दोस्तों ये नीलगिरी पहाड़ी पे स्थित है। और अन्नामुड़ी जो चोटी है दोस्तों ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी पे दोस्तों एक पर्यटन स्थल है दोस्तों, जिन्हें हम लोग ऊटी के नाम से जाना जाता है। ऊटी दोस्तों जो कि नीलगिरी पहाड़ी पे पर्यटन स्थल है, जहाँ पे दोस्तों लोग घूमने के लिए जाते हैं। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है।